Namaste everyone, I'm Dr. Almaz Aman welcoming you at the 7th day of Navratri Health Series by Ratanjali Nature Cure and Taramati Wellness Center. And today we are celebrating the color orange, which is the color of recreation, creativity and vitality. And in our body, the orange color is related to the Swadhisthana chakra, जो present है हमारे lower abdomen area में. It is related to our reproductive system. It is a seat of our reproductive system, but it is not just related to the reproduction or recreation, but also our hormonal health, emotional health, and our feminine energy. One thing that we are neglecting is जो एज था मेनॉर्ज का और प्यूबर्टी का 12 से 15 साल, अब वो लड़की को 8 से 10 साल की उम्र में प्यूबर्टी हो जाती है, मेनार्ज हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जो फ्यूचर में जाकर के एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स और अर्ली मेनोपॉज का कारण बनता है. सो आखिरकार ये हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला इसका कारण है बाहर का खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फूड अडल्ट्रेशन, जैसे कि हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए हुए गायों का दूध, नॉन वेज अडल्ट्रेशन एंड एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स जैसे कि प्लास्टिक हुआ, सेंटेड परफ्यूम्स एक्सेट्रा, जो हमारी बॉडी में मिमिक करते हैं हमारे हार्मोन्स की तरह, बॉडी को कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से जो एक कारण बनता है अर्ली मेनार्ज का. और आजकल का दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न जो फीमेल्स में देखा जा रहा है वो है PCOS कंडीशन. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ PCOS? If we'll see, out of every 5 girl, 1 girl is suffering from PCOS, and the reason is insulin resistance. And it is also related to her weight. And what is the reason of this insulin resistance and why is this happening? The reason of the insulin resistance is poor diet and lifestyle. मानो चाहे ना मानो, अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपका खान पीन सही नहीं है, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, आप जंक फूड लेते हैं, आप पैक फूड लेते हैं, आप प्रिजर्वेटिव फूड लेते हैं, आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो बॉडी में चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की. तो आखिरकार ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? सिंपल सरल भाषा में बताऊँ तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, जो शुगर का हाथ पकड़ के उसको सेल्स तक ले जाती है. पर अगर आप बार बार आप हाई कार्ब फूड खाएंगे, बार बार खाना खाएंगे और फ्रुक्टोज रिच फूड खाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, सो जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन के लिए अपने डोर क्लोज कर देती है. हमारे सेल्स जो है वो अपना डोर क्लोज कर देते हैं इंसुलिन के लिए, जो कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर भी बढ़ जाता है, साथ साथ में इंसुलिन भी बढ़ जाता है. तो ये बॉडी सोचती है कि हम ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करें सो दैट शुगर जो है वो सेल्स तक जाए, बट नो, क्या होता है इसके से इंसुलिन भी बढ़ जाता है और शुगर भी बढ़ जाता है. तो ये जो हाई इंसुलिन है वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है. ये हाई इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स को रिलीज़ करवाती है या मेल हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है और ओव्यूलेशन के टाइमिंग्स को डिस्टर्ब करती है. जो आपका ओव्यूलेशन जो हमारे 14th डे ऑफ द साइकिल में होने वाला रहता है वो 14th डे ऑफ द साइकिल में नहीं हो पाता है. और साथ ही दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि हो गया फेशियल हेयर, एक्ने, हेयर फॉल, इरेगुलर पीरियड जैसे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना ज़रूरी है. और क्या कारण है? स्ट्रेस और रात को प्रॉपर स्लीप ना होना. अगर आपका रात को स्लीप प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे फीमेल के जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसको डिस्टर्ब करता है. एंड अगेन सेम आपको इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेंगे. एक दिन में ही कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है, बट अगर सेम लाइफस्टाइल आपके महीनों तक है तो डेफिनेटली you will see these problems in your life. Also, if you are low in vitamin D, check women. अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है तो there are chances कि आपका जो है थायराइड इशू हो सकता है, आपका मेंसेस इरेगुलर हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आपका एज कुछ भी हो, योर विटामिन डी लेवल शुड बी प्रॉपर, योर विटामिन B12 लेवल शुड बी प्रॉपर. ऑल्सो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है यानी कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, सो आपका पेल्विक एरिया जो हमारा लोअर एब्डोमेन वाला एरिया होता है जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो दे आर चांसेस कि वहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम आए. क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सेम इरेगुलर मेंसेस रहेंगे, आपके पेनफुल मेंसेस रहेंगे और आपका लोअर बैक पेन भी हो सकता है साथ साथ में. सो दीज आर द नेटवर्क ऑफ द कॉजेज
जो है हमारे इरेगुलर मेंसेस और रिप्रोडक्टिव इश्यूज और इनफर्टिलिटी को कॉज करता है. सो यू हैव टू चेक ऑन ऑल दीज एरियाज टू इम्प्रूव योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इम्प्रूव योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. सो आज की हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम नेचुरली कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम नेचुरोपैथी की हेल्प से अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं. सो अंत तक बने रहे हमारे साथ. सो व्हाट इज द नेचुरोपैथी एंड फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच इन दिस कंडीशन. सबसे पहले अगर हम फूड की या डाइट की बात करें, बिकॉज food is our medicine. So one thing that you have to take care is don't skip your breakfast, because if you skip your breakfast हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बूस्ट होता है और जिसकी वजह से हमारी जो फीमेल हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो लीड करता है आगे जा कर के इरेगुलर मेंसेस में. So have a protein rich breakfast. Have 30 to 40 grams of protein in your breakfast according to your body type, according to your body weight. So do include proteins in your breakfast for a better menstrual health. Coming forward, आगे बढ़ते हैं. Have more omega 3 rich food, zinc and selenium rich food. omega 3 जो है nuts and seed में आपको मिल जाएगा, जो good fat है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है. जिंक एंड सेलेनियम भी हमारे थायराइड फंक्शन को बूस्ट करता है एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है. And you have to include a right plating method in this condition. If your plate is 100%, 50% should be vegetable or complex carbohydrate. 25% of your plate should have this proteins, and 25% should only have the carbs or starch based food, and 10% you can include the fat or good fats. Avoid starchy vegetable, packed food, preservative food, maida, excessive sugar and this excessive salty food. एक सवाल जो हमेशा जो जनरली फीमेल्स पूछती हैं विद पीसीओएस और इरेगुलर मेंसेस कि हमको दूध पीना चाहिए या नहीं. सी गाइज, नाउअडेज द मिल्क इज़ अडल्ट्रेटेड और ऑल्सो अगर आपका ऑलरेडी जो हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, अगर हम पैकेट वाला दूध पीते हैं और ऐसे फार्म और डेयरी का दूध पीते हैं जहाँ पर ऑलरेडी गायों को इंजेक्शन दे करके उनका मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, तो डेफिनेटली यू शुड स्टॉप इट. एंड स्टिल इफ़ यू आर हैबिचुएटेड ऑफ हैविंग मिल्क, since if you are habituated of having milk, then only you can drink just a cup of मिल्क जो भी A2 या फिर देसी गाय का हो तो बेटर है, आपकी फार्म का हो तो बेटर है, या फिर यू कैन गो विद द प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स लाइक आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और रागी मिल्क एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी प्लांट बेस्ड मिल्क ऑप्शंस आर देयर. दूसरा बात करें तो सवाल आता है कैफीन लेना चाहिए नहीं, कॉफ़ी पीना चाहिए कि नहीं. जैसे मैंने बताया कॉर्टिसोल जो है अगर हाई रहता है ज़रूरत से ज़्यादा तो वो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है. सो अगर आप बार बार या फिर आप एक कप से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, स्पेशली लेट इवनिंग भी पी रहे हैं, 4 PM के बाद पी रहे हैं, तो वो आपके कॉर्टिसोल को अननेसेसरी बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, जो आपके हमारे फीमेल के जो हार्मोन्स है उसको डिस्टर्ब करेगा, इरेगुलर मेंसेस का कारण बन सकता है. नेक्स्ट आता है हाई फ्रुक्टोज डाइट. बाहर का कोक, शुगर सिरप, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं या नहीं. तो इसका कारण क्या बनता है कि अगर हाई फ्रुक्टोज डाइट हमारा है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, जो इवेंचुअली आपके हार्मोन हेल्थ को ख़राब करेगा. एक आखिरी सवाल जो जनरली लोग पूछते हैं कि ग्लूटेन यानी कि व्हीट रोटी खानी चाहिए कि नहीं. देखिए इसका जो है मिक्स्ड आंसर हो जाता है. अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर अगर आपको गट रिलेटेड इश्यूज़ है आफ्टर हैविंग दिस व्हीट रोटी, और अगर आपको सीलियाक डिसीजेज है या फिर कोई तरीके का ऑटो इम्यून कंडीशन है, देन डेफिनेटली यू शुड स्विच फ्रॉम व्हीट रोटी टू एनी अदर मिलेट बेस्ड रोटी. अगर आपको नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आपको है ये सारी दिक्कत जो मैंने बताया है तो आप 3 मंथ्स के लिए उसको स्टॉप करें एंड देन स्लोली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. One another natural approach of balancing your hormones with the help of diet is a kind of therapy called as seed cycling.
सीड साइकिलिंग क्या होती है? हमको भी पता है कि सीड जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और उसमें बहुत सारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। सो अगर ये हमारी साइकिल, सबको पता है फीमेल की जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 30 डेज़ की होती है। 15 दिन जो होता है पहले का वो ओव्यूलेशन तक का होता है, 15 डेज इज ऑफ ओव्यूलेशन, 15 डेज बाद का जो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी ओव्यूलेशन फेज कह सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट 15 डेज में पम्पकिन सीड एंड फ्लैक्स सीड लेते हैं तो वो जो है हमारे नेचुरली ईस्ट्रोजन को बूस्ट करता है। ईस्ट्रोजन का क्या काम है? जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं उनको हेल्प करना ग्रो होने में। और अगर ओव्यूलेशन के बाद सेसमी सीड एंड सनफ्लावर सीड लेते हैं तो वो प्रोजेस्टेरॉन को बूस्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? मसल्स को रिलैक्स करना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। तो ये दोनों जो है चारों सीड जो है अगर हम लेते हैं, अगर आप ग्राउंडेड यानी कि पिसा हुआ फॉर्म में ले, हर दिन एक एक चम्मच, यानी कि एक चम्मच आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज में, एक चम्मच फ्लैक्स सीड लेना है, एक चम्मच पम्पकिन सीड लेना है। पोस्ट ओव्यूलेशन 15 दिन के बाद एक चम्मच सेसमी सीड लेना है, एक चम्मच सनफ्लावर सीड लेना है। तो आपको हेल्प करेगा आपके हार्मोनल बैलेंस में, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्रॉपर रेगुलर रखने में। साथ ही ये पीसीओएस की कंडीशन में, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, फाइब्रॉइड की कंडीशन में और इनफर्टिलिटी कंडीशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो देयर आर सर्टेन जूस है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट करता है, नेचुरली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करता है। सबसे पहला है पोमीग्रेनेट जूस, और जस्ट हैविंग पोमीग्रेनेट डेली हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ। सेकेंडली जो आपका आता है जिंजर, टर्मरिक एंड कैरेट जूस, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूदन करता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। थर्डली ग्रीन जूस है कोरिएंडर, ग्रीन एप्पल एंड क्यूकम्बर का, जो सेम डिटॉक्स भी करता है और साथ साथ हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए अच्छा है। देयर आर 5 मैजिकल हर्बल टीज जो आपके ओवरऑल सारे ही रिप्रोडक्टिव इश्यूज में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पिए और बाकी सारा लाइफस्टाइल और डाइट आपका खराब हो तो आपका लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, नहीं। साथ साथ आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा। साथ ही इन 5 में से जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आप अपना हर्बल टी चूज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका जिंजर और तुलसी टी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है और क्रैम्प्स को कम करता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं तो आप पीना स्टार्ट कर दें 5 डेज बिफोर या 7 डेज बिफोर योर जो आपका पीरियड्स का डेट है उससे। सेकेंडली आपका आता है कैमोमाइल टी। अगर आपको काम में स्ट्रेस रहता है, रात को नींद नहीं आती, आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो डेली रात को कैमोमाइल टी आप पी सकते हैं। थर्डली आपका आता है CCF, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनल सीड, अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी। ये अगर आप पीते हैं तो अगर आपको ब्लोटिंग होती है, आपको पेट में गैस हो जाता है, पेट में दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा, डी ब्लोट करेगा। ये आप डेली ही पी सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है मुलेठी टी, जो मैंने बताया कि मेल हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं तो एक्ने, फेशियल हेयर्स, हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मुलेठी जो है नेचुरली उसमें हेल्प करता है। तो मुलेठी टी दिन में एक बार आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो बेस्ट है पीसीओएस कंडीशन में, इट इज़ कॉल्ड स्पीयरमिंट टी। स्पीयरमिंट टी का आप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं अगर आपको पीसीओएस की कंडीशन है। वो अगेन हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करवाता है। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज हेल्पफुल इन पीसीओएस कंडीशन और रिड्यूसिंग योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज हैविंग एप्पल साइडर विनेगर बिफोर मील्स। अगर देखने जाए तो पीसीओएस जो है उसको डायबिटीज़ ऑफ ओवरीज कहा गया है। तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। 90% केसेस में जो पीसीओएस की फीमेल्स होती हैं उनका वजन जो रहता है वो हायर साइड में रहता है, मोटापे की वजह से होता है। दे आर 10% फीमेल्स ऑल्सो जो पतली होती हैं, लीन रहती हैं, तो भी उनको पीसीओएस देखने को मिलता है। उनका कारण अलग है। जो मोटे फीमेल्स होती हैं जिनका ओवरवेट है उनका कारण अलग रहता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका वजन ज़्यादा है, तो खाने के पहले कोई भी एक मील, तीनों टाइम से कोई भी एक मील, प्रेफरेबली लंच, उस खाना खाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर, आप 1 टीस्पून आप एप्पल साइडर विनेगर हाफ अ ग्लास और 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में डाल करके ले सकती हैं, जो आपको हेल्प करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस में। गोइंग फर्दर, देयर आर सर्टेन हर्ब्स और हर्बल सप्लीमेंट जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर उसमें आता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा नेचुरली हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है
उसको कम करता है, हमको हेल्प करता है कि हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। साथ ही साथ हमारे थायरॉइड फंक्शन को बूस्ट करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर करता है। नेक्स्टली आपका आता है शताब्दी। अगर कोई इनफर्टिलिटी का किसी को इश्यू है और ट्राई कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका जस्ट इर्रेगुलर मेंसेस भी है, तो भी शताब्दी ले सकते हैं डेली। थर्डली आपका आता है टर्मरिक एंड गिलोय, जो सेम आपके हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस करता है। आंवला है, वो भी बहुत अच्छा है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। एंड लास्टली माचा रूट, MACA, माचा को हेल्प करता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आगे बढ़े अगर हम बात करते हैं नेचुरोपैथी थेरेपीज़ की जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा कर सकती है, सबसे पहला बेस्ट जो थेरेपी माना जाता है हाइड्रोथेरेपी में है, वो है हिप बाथ। हिप बाथ आप लोग कैसे कर सकते हैं घर पे? तो एक टब लेना है, तो वो जो है वो टब में आपको अपने नेवल के नीचे का पार्ट इमर्स करके पानी में बैठना है, चाहे तो कोल्ड या फिर सिंपल टैप वाटर, न्यूट्रल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो पानी में आपको डिप करना है, यानी कि बैठना है, पैर आपका टब से बाहर रहेगा और उसको आप पाटले या फिर स्टूल पे भी रख सकते हैं। और लाइक दिस यू हैव टू सिट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये बूस्ट करता है आपके पेल्विक सर्कुलेशन, यानी कि जो लोअर एब्डोमेन का एरिया रहता है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। सेकेंडली जो हेल्प करता है वो कोल्ड एब्डोमेन पैक। जब आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको डेफिनेटली बताएंगे कैसे आप कोल्ड एब्डोमेन पैक घर पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं देन यू नो, सफ़ेद पट्टा होता है कॉटन वाला, यू हैव टू डिप इट इन कोल्ड वाटर, wrap it around your abdomen, then that woolen flannel you have to wrap it around your abdomen, keep it for 20 or 40 minutes। वो आपको हेल्प करेगा सेम आपके हार्मोनल बैलेंस करवाने में। जो बहुत ही अच्छी थेरेपी है दैट इज कैस्टर ऑयल पैक ऑन द एब्डोमेन और जस्ट नेवल ऑयलिंग विद कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो हमारे हार्मोन के हेल्थ को बैलेंस करता है। अगर किसी का यूटेरस कोल्ड है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वन ऑफ द रीजन ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और इनफर्टिलिटी इज हैविंग कोल्ड इन योर यूटेरस, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वार्मथ की कमी। तो कैस्टर ऑयल क्या करवाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, उस एरिया को वार्मथ देगा। क्या करना है, 1 टीस्पून या फिर 1 ढक्कन कैस्टर ऑयल नेवल में डालेंगे, नेवल के अराउंड मसाज करेंगे, उसको लोअर एब्डोमेन की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पेल्विक रीजन में ले जाएंगे। और अगर आप चाहे तो उस पर कॉटन का एक थोड़ा सा टुकड़ा रख सकते हैं उस एरिया को कवर करके, देन रैप इट अराउंड एनी कॉटन दुपट्टा एंड कीप इट 20 मिनट्स और ओवरनाइट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वैसे रख के सो सकते हैं। जस्ट ऑयलिंग डाल करके लाइक 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल करके नेवल में भी मसाज करना विल हेल्प। और अगर आपको कैस्टर ऑयल नहीं पा रहा है, आपको पसंद नहीं है उसका टेक्सचर, तो यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल एज वेल, बट सेम कैस्टर ऑयल इज बेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, जो हेल्प करता है इज़ विटामिन डी की। जैसे मैंने बात की, तो डेली एक्सपोजर ऑफ सनलाइट फॉर 20 मिनट्स इन डे टाइम विल हेल्प टू बूस्ट विटामिन डी, और साथ ही हॉर्मोन्स के रेगुलेशन में बेस्ट होता है, क्योंकि विटामिन डी इज़ बेस्ट फॉर हार्मोनल हेल्थ। अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स, जो एक चीज़ है, एक्चुअली 2 चीज़ है जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के रेगुलेशन में हेल्प करती है। नंबर 1 इज़ लिवर, नंबर 2 इज़ आवर गट। ये दोनों ही ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके लेवल्स को मैनेज और मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आपका एक्सेसिव ईस्ट्रोजन हो गया तो भी अच्छा नहीं है, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो भी अच्छा नहीं है। तो हमारा गट और हमारा जो लिवर है वो इसमें रोल प्ले करता है। तो गट डिटॉक्स एंड लिवर डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर आते हैं देन वील टीच यू हाउ टू डू इट, बट एट योर होम यू कैन डू GH पैक, यानी कि गैस्ट्रोहेपेटिक पैक। Secondly, what you can do is fasting is best detoxification therapy। आप वीक में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं ऑन एनीथिंग। आपको अगर जूसेस पसंद है तो जूस पे फास्ट कर सकते हैं, और आपको फ्रूट्स पसंद है तो फ्रूट्स पे फास्ट कर सकते हैं। और वन ऑफ द वे ऑफ फास्टिंग डेली इज़ हैविंग एन अर्ली डिनर। तो आपका 13 to 14 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। सो इट इज़ अ गुड डिटॉक्सिफिकेशन और गट क्लेंजिंग एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बीइंग एक्टिव। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं स्टिल यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव विल नॉट हेल्प इन योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। साथ ही आपकी बॉडी जैम यानी कि स्टिफनेस आ जाएगी, आपका पेल्विक एरिया में सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा एंड यू विल लैक योर मसल्स। फीमेल्स के लिए, डियर फीमेल्स, यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज रेगुलरली, यू हैव टू टेक एक्सरसाइजेस सीरियसली। क्यों? क्योंकि अगर हम मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो मसल्स का टोन कम हो जाएगा, और ये हमको अभी पता नहीं चलता है ना यंगर एज। एज वी ग्रो आफ्टर द एज ऑफ 40 वी लैक
मतलब हमारा जो मसल मास, मसल टोन है वो कम हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, एंड वी विल सी ज़्यादा जॉइंट पेन रिलेटेड टू फीमेल्स। तो आपको एक्सरसाइज सीरियसली लेना है। सेकेंडली, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू इन मेंस्ट्रुएशन और इरेगुलर और रिप्रोडक्टिव इशू है या हार्मोनल हेल्थ प्रॉपर नहीं है पीसीओएस कंडीशन में। सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग ना करके आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको योगा करना है। तो यू प्लान योर वीक अकॉर्डिंगली, 3 days योगा, 3 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प टू हैव अ बेटर हार्मोनल हेल्थ। योगा से आपके मसल्स खुलेंगे, आपका पेल्विक एरिया में सर्कुलेशन बढ़ेगा, और आपका जिम से या फिर वेट ट्रेनिंग से जो आपके मसल का टोन बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, मसल हेल्थ बूस्ट होगी, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा साथ ही साथ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हैविंग अ प्रॉपर 7 to 8 hours स्लीप। अगर आपका 7 से 8 घंटे का स्लीप प्रॉपर है तो आपके हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर लेवल्स पे रहेंगी और आपके हार्मोनल हेल्थ बराबर रहेगा। And lastly, the thing is avoiding endocrine disruptors. There are hidden endocrine disruptors in our home, in our kitchen, in our life. कैसे? डेली अगर हम प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं जिसमें BPA रहता है, अगर हम नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बनाते हैं जिसमें टेफ्लॉन कोटिंग रहता है, या फिर हम लाइजोल या फिर ऐसे कोई सेंटेड प्रोडक्ट से हमारा घर साफ़ करते हैं, फर्श क्लीन करते हैं, सो दीज सेंटेड केमिकल्स और प्लास्टिक्स और टेफ्लॉन कोटिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे हार्मोन्स को मिमिक करती हैं और हमारे हार्मोनल हेल्थ को ख़राब करती हैं और हार्मोन्स का इम्बैलेंस करवाती हैं। यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। So guys, this was a glimpse of how to have a better menstrual or reproductive health and how you can manage or treat your reproductive issue, PCOS condition from your home, at your home, by the means of naturopathy and functional medicine. Thank you so much. Stay tuned. We are having 2 more days left. So have a happy Navratri. नमस्ते, आज आप सभी का स्वागत है नवरात्रि 7th डे हेल्थ सीरीज में। आज हम लोग मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ध्यान देंगे। उससे रिलेटेड जो हमारी आसन प्रैक्टिसेस होती हैं, प्राणायाम होता है, उस पे पूरा हमारा गौर वहीं रहेगा। यहाँ पर जिस तरह जैसे आप मान लीजिए PCOS, PCOD, डिस्मेनोरिया, जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या क्या आसन्स कराते हैं उसका छोटा सा ग्लिम्स आपको आज हम इस सेशन में दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ करेंगे। तो शुरू हो जाते हैं। यहीं से ही आप सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन पे में या चेयर पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर बना के रखेंगे, आपके दोनों एल्बो साइड में आपके वेस्ट से लगी हुई, जेंटली। कंधों को ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद, कोमलता से धीरे से सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। अपने आप को देख जाइए इन्हीं बंद आंखों से। अपने सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक पूरा आप कैसे बैठे हैं। कमर को इरेक्ट रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, जॉ लाइन रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखेंगे। अब धीरे से यहीं अपनी आंखों को हम खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया को शुरू करेंगे। जब भी हम कोई आसन इसके रिगार्डिंग करते हैं, उससे पहले हमें क्या आसन एक क्रिया करनी चाहिए अपनी बॉडी को, उस पार्ट को खोलने के लिए। तो सबसे पहले दोनों पैरों को हम अपने मैट पे पूरी तरह खोल लेंगे। अपना लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, उसके पंजे को राइट थाई के ऊपर रखेंगे और बाहर से राइट नी के पास से अपने पैर को, घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट फुट को राइट हैंड से पकड़ेंगे, जैसे आप बाहर की ओर से एंकल पार्ट से चेस्ट के पास तक लेके आएंगे। थाई को होल्ड करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए जितना आप ला सकते हैं।
बाहर को खोलेंगे उसको, लेफ्ट साइड को सांस छोड़ते हुए अपना राइट लेग सीधा रखेंगे, बेंड नहीं करना है, कुछ इधर उधर नहीं करना, सीधा स्ट्रेच करके बाहर की ओर उसको उठना सीधा, और स्ट्रेच करेंगे अपने लेफ्ट थाई को जितना आप कर सकते हैं ऊपर उठाते हुए, फिर अंदर लेके आएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए अंदर। इनहेल, एक्सेल। अब धीरे से वापस लेके आएंगे थाई को, फिर से घुटने को वापस खोल लेंगे सामने। सेम हम अपने राइट लेग के साथ करेंगे, राइट फुट थाई पे रखेंगे, राइट थाई को बाहर से पकड़ेंगे अपने राइट हैंड से, और एंकल को पकड़ेंगे अपने लेफ्ट हैंड से, ऊपर उठाएंगे पहले राइट लेग को, जैसे आप अपने गोदी में बच्चे को उठाते हैं उसी तरीके से अपने पैर को अपने चेस्ट के पास तक लेके आना। फिर पूरा लेग आपको साइडवेज को स्ट्रेच करना है, फिर अंदर लाना है, बाहर खोलना है, अंदर लाना है, बाहर खोलना है, फिर अंदर लाना है। कम से कम 10 बार आपको ये रिपीट करना है। फिर धीरे से वापस पैर को नीचे लेके आएंगे, सामने खोल देंगे अपने दोनों पैरों को, अब हम यहीं से ही अपने आसनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैरों को जैसे आपने खोल रखा था, अब धीरे से दोनों पैरों को हम अंदर लेके आएंगे। एड़ियों को जितना आप अपने पेल्विक रीजन के पास, अपने गुदा के पास लेके आ सकते हैं उतना लेके आएंगे। दोनों सोल्स आपकी मिली हुई, दोनों पैरों के तलवे मिले हुए, सारी उंगलियां एक साथ मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, दोनों फिंगर्स को सामने अपने पैरों की उंगलियों के सामने इंटरलेस करेंगे और धीरे से इसी पोजीशन में बने रहेंगे, बादकोण आसन। फील करेंगे आपके लोअर एब्डोमेन मसल्स में, पेल्विक रीजन में किस तरह से स्ट्रेच आ रहा है। आंखें बंद करके इसी अवस्था में थोड़ी सी देर बने रहेंगे। सांसें लेंगे, इनहेल करेंगे अपने पेल्विक रीजन में, पेल्विक फ्लोर में। हर एक श्वास के साथ फील कीजिए उस स्ट्रेच को जो आपको मिल रहा है अपने पेल्विक पार्ट में। धीरे से श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे। करते जाएंगे कम से कम 10 बारी श्वास छोड़ते हुए करते हुए। अब हम धीरे से यहीं से ही दोनों पैर को सामने खोल लेंगे, साइड में हाथ रख के दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए साइडवेज से अपने मैट पे अब हम खड़े हो जाएंगे। मैट के सही सेंटर में आएंगे, दोनों पैरों के बीच में अपना हिप से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखेंगे, एक तरीके से मान लीजिए 3 से 4 स्टेप्स, ठीक है। पूरे एक हाथ जितना आप डिस्टेंस रखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में, जिससे नॉर्मली नहीं खड़ा हो जाता तो वॉल सपोर्ट के साथ इस आसन को आप करेंगे। तो अपने पैरों के बीच में अच्छा डिस्टेंस रखेंगे। धीरे से हम दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे, आएंगे आएंगे, दोनों एल्बोज को अंदर लगाएंगे, दोनों थाइस के इस तरह लगाया, हथेलियों को ज्वाइन करेंगे, हिप्स आगे पुश करेंगे, पूरा आगे हमें ऐसे बेंड नहीं होना, हिप्स आगे पुश करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश, माल आसन में आएंगे। थोड़ी सी देर ऐसे ही बने रहेंगे हम लोग इसी पोजीशन में। आंखें बंद करके सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। थोड़ी सी देर ऐसे ही करते रहिए, यहीं बने रहिए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, खड़े हो जाएंगे, धीरे 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 हम यहीं से पूरा ऊपर की ओर आएंगे। अब मैट के सामने हम लोग फेस करेंगे, सामने एक आगे एज की तरफ आएंगे, मैट की आगे की तरफ पूरा बेंड होंगे। माल आसन से हम अपने तीसरे आसन की ओर आएंगे, अपना नीज को बेंड करेंगे, दोनों हाथ नीचे लगाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे रखेंगे और
लेफ्ट नी को नीचे ज़मीन पे लगाएंगे। आपको एक तरीके से राइट हैंड को राइट फुट के अंदर की तरफ लेके आना है और जितना आप अपने राइट फुट को आउटर में एज पे ला सकते हैं उतना लेके आएंगे मैट के, वहाँ प्लेस करेंगे आप अपने राइट फुट को। धीरे से दोनों हथेलियां अंदर की ओर, कम से कम शोल्डर लेंथ गैप रहेगा आपके हथेलियों के बीच में। यहीं से अनटक करेंगे अपने राइट लेफ्ट फुट की टोस को और नी को अच्छे से स्प्रेड करेंगे अपने मैट पे। धीरे से इधर ही इसी पोजीशन में बने रहेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। अब यहीं से ही फिर से हम टक करेंगे टोस को अपने लेफ्ट फुट की, लेफ्ट नी उठाएंगे, राइट लेग पीछे लेके जाएंगे और वहीं से ही अपना लेफ्ट लेग इस समय वापस लेके आएंगे आगे, लेफ्ट पाम के आउटर साइड। धीरे से लेके आइए, प्लेस करिए, राइट नी नीचे लगाइए जमीन पे, टक करके रखिए थोड़ा सा टोस को अपने राइट फुट के सामने देखिए। धीरे से अनटक करेंगे राइट टोस को, स्प्रेड करेंगे राइट नी को नाइसली, इसी पोजीशन में बने रहेंगे। लिजर्ड पोज बोलते हैं इसको हम। तो यहीं रहेंगे, फील करिए जो आपके पेल्विक फ्लोर पे एक स्ट्रेच आ रहा है, आप वहां पे पूरा अच्छे से दे रहे हैं। रहिए इसी पोजीशन में बने रहिए थोड़ी सी देर। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है, दुखता है, तो इस घुटने के नीचे आप तकिया भी लगा सकते हैं। अब धीरे धीरे फिर से टक करेंगे टोस को, नी को उठाएंगे, पैर को वापस लेके आएंगे, धीरे से वापस इस आसन में फिर से बन जाएंगे। घुटनों को लगाएंगे नीचे जमीन पे, धीरे धीरे वापस आएंगे वज्रासन में। घुटने एक साथ, हील के बीच में गैप, हिप्स इनके बीच में, हील्स के बीच में। थोड़ी सी देर हथेलियों को अपने जांघाओं पे, अपने थाइस पे रख के सांस लेंगे और छोड़ेंगे बाहर की ओर। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब यहीं से ही वापस आएंगे, फिर से सुखासन में बन जाएंगे। आलती पालती मार के हम लोग नॉर्मल पोजीशन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, चेयर पे, क्रॉस लेग पोजीशन में आप सभी बैठेंगे। दोनों हाथों की हम लोग अब बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। पहले अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड की। अब इसके बाद राइट हैंड की हमें बनानी है मेनली प्रणव मुद्रा, उसको हम विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। तो प्रणव मुद्रा कैसे बनेगी? आपको अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंदर पाम की तरफ फोल्ड करना है, अंदर लेके आना है और थंब को राइट नोस्ट्रिल पे लगाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसको हम नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग। तो राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम श्वास बाहर से भरेंगे, बंद करेंगे। जो आपकी उंगली खाली है, रिंग फिंगर राइट हैंड की, उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को उससे, और श्वास छोड़ेंगे राइट नोस्ट्रिल से बाहर की ओर। फिर से श्वास भरेंगे राइट नोस्ट्रिल से, नाक बंद करेंगे अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को, राइट नासिका को, और धीरे से श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर की ओर। श्वास भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बंद करिए लेफ्ट नोस्ट्रिल को, श्वास छोड़ेंगे राइट नोस्ट्रिल से बाहर की ओर। श्वास भरेंगे राइट नोस्ट्रिल से, फिर से श्वास छोड़ेंगे बाहर की ओर। इसको कम से कम 5 मिनट कर जाएंगे आंखें बंद करे हुए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, अपनी हथेलियों को एक साथ लेके आएंगे अपनी छाती के सामने, नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए। अपने पेल्विक फ्लोर की ओर ध्यान देंगे। नारंगी रंग, ऑरेंज कलर
वहाँ पर धीरे धीरे मन ही मन में सोचेंगे उससे, वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बढ़ाता चला जा रहा है सूरज की तरह। वहाँ देखते जाइए और महसूस करते जाइए। हम अपनी हर एक श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। हम सभी श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी आंखों को कवर करेंगे अपनी हथेलियों से, धीरे से खोलेंगे, बंद करेंगे अपनी आंखों को अंदर ही अंदर 3 से 4 बार। आप अपनी हथेलियों को हटा सकते हैं, पूरा आंखों को खोल सकते हैं। नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे।